गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने द रिवोल्यूशनरीज पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरह से कंजर्वेटिज्म आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट को एंड करने के लिए एक आइडियोलॉजी, एक क्लास डेवलप किया था यूरोप के अंदर, जिसे हम लोग रेवोल्यूशनरीज कहते हैं। उस रेवोल्यूशनरीज में एक रेवोल्यूशनरीज जेएसपी मैजनी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था और उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में विथ इटली रेफरेंस। उससे आगे आज हम लोग देखेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस। हम लोग जानते हैं कि रिवोल्यूशंस की शुरुआत, उसकी स्टार्टनेस फ्रांस के अंदर से हुई। एक बार हम आपको शुरू से रिकॉल करा दें ताकि आप समझ सके कि एज ऑफ रेवोल्यूशंस क्या है। हमने देखा कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी फ्रांस से निकलकर सामने आई और नेशनलिज्म क्रिएट करने में डिफरेंट जो सोसाइटी के सेक्शन थे, जैसे लिबरलिज्म हो गए, क्या कहते हैं, उसके बाद रिवोल्यूशनरीज हो गए, ये सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशंस दिया। तो रिवोल्यूशंस फ्रांस के अंदर से सबसे पहले 1789 में हुआ। जब 1789 में वहाँ रिवोल्यूशंस हुआ तो वहाँ डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड हुई और उसी दौरान रीजन ऑफ टेरर्स वगैरह भी आए और डिफरेंट इंसिडेंट हुए। लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है फ्रांस के अंदर का रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक, वो बना रहा। लेकिन 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने उस डेमोक्रेटिक फॉर्म को एबॉलिश कर दिया, डिक्टेटरशिप लाया। उसके बाद 1804 में वो वहाँ का किंग बन गया। किंग बनने के बाद जो है पूरी तरह से डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई, लेकिन उसने फ्रांस का मॉडर्नाइजेशन किया। उसने मॉडर्न प्रिंसिपल लाए, जैसे एफिशिएंट मिलिट्री लाए, डायनेमिक ब्यूरोक्रेसी लाए। इस तरह के जो रिफॉर्म्स थे जो मॉडर्न आइडियोलॉजी के ऊपर डिपेंड थे, वो चीज़ें लाए। लेकिन जब 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन बोनापार्ट हार गया, तो दोबारा यूरोप के अंदर कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड हुई, यानी मोनार्की इस्टेब्लिश्ड हुई फ्रांस के अंदर। और जो आगे का रिवोल्यूशन है, जो 1830 से लेकर 1848 तक चला, वो इसी कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में था। द एज ऑफ रिवोल्यूशन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान 1830 में फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन होता है और उसके बाद यूरोप के अंदर रेवोल्यूशंस की एक तरह से फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बेल्जियम के अंदर होते हैं, ग्रीस के अंदर होते हैं, पोलैंड, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, कई जगह जो है वहाँ रेवोल्यूशन होते हैं और ख़ुद फ्रांस के अंदर भी 1848 में रेवोल्यूशन होते हैं। तो इस वजह से जो 1830 से 1848 का पीरियड है, उसे हम लोग द एज ऑफ रेवोल्यूशंस के नाम से जानते हैं। जब यूरोप के अंदर 1815 में वियना कांग्रेस के ज़रिए जब कंजर्वेटिज्म गवर्नमेंट, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड कर दिया गया और उसने जिस तरह से सेंसरशिप यूरोप के अंदर लागू किया, तो उसकी वजह से एक नया क्लास उभर कर आया, जिसे हम लोग रेवोल्यूशनरीज कहते हैं, जिसे पीछे भी हम लोगों ने देखा। तो ये रेवोल्यूशनरीज और लिबरलिज्म,
यानी उदारवादी और क्रांतिकारियों ने मिलकर अब इस कंजर्वेटिज्म के अगेंस्ट में, इट मीन्स कि ये जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसके अगेंस्ट में इसे एबॉलिश करने के लिए एक तरह से कैंपेन चलाने लगे और इनका नाम जो है अब क्रांतियों से जुड़ने लगा। और ये क्रांति, ये रेवोल्यूशन जो फ्रांस के अंदर से निकला और वो धीरे धीरे कर उसके आसपास जितने भी स्टेट्स थे, ये चाहे इटली हो, जर्मनी हो, स्विट्ज़रलैंड हो, ग्रीस हो, पोलैंड हो, या फिर हम कहें बेल्जियम हो, इन सारे जगहों पर जो है ये क्रांतियाँ हुई। ये क्रांति करने वाले लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के थे, उदारवादी सोच के थे और रिवोल्यूशनरीज क्रांतिकारी थे और जिनका रिलेशंस एजुकेटेड मिडिल क्लास यानी जो शिक्षित मध्यम वर्ग था उससे ये रिलेटेड था। यानी ये वही लोग थे, चाहे रिवोल्यूशनरीज हो या फिर क्या कहते हैं लिबरलिज्म हो, दोनों सोच वाले इसी मिडिल क्लास से निकले हुए थे, जिसको बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा और देखा कि किस तरह से यूरोप के अंदर एक मिडिल क्लास इमर्ज किया था जिसने ऑटोक्रेसी का अगेंस्ट किया था। और जब यही लिबरलिज्म अंडरग्राउंड हो गए तो यही मिडिल क्लास का एक दूसरा तबका इस आइडियोलॉजी को, नेशनलिज्म के आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए रिवोल्यूशनरीज के तौर पर सामने आया। तो जब ये जो रिवोल्यूशंस हुए इनका रिलेशन इसी मिडिल क्लास, इसी एजुकेटेड मिडिल क्लास शिक्षित मध्यम वर्ग से था जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी के थे और जो रिवोल्यूशनरीज आइडियोलॉजी के थे। जब 1815 में वियना ट्रीटी के ज़रिए फ्रांस के अंदर बर्बन डायनेस्टी, वही ब्रिटानिया बिस्किट वाला नहीं, ब्रिटानिया बिस्किट वाला मत समझना, ये बर्बन जो है डायनेस्टी का नाम था, यानी एक वंश का नाम था जो फ्रांस के ऊपर शासन करता था, जिसका रूलर लुई 16 था। तो वियना ट्रीटी के ज़रिए वही लुई 16 के ख़ानदान को दोबारा रीस्टोर किया गया था और उस टाइम में उसका किंग बना था जिसका नाम था लुईस 18। लुईस 18 का डेथ 1824 ईस्वी में हो जाता है। उसके बाद वहाँ का राजा जो लुईस 18 का भाई ही रहता है वो बनता है जिसका नाम रहता है चार्ल्स 10। चार्ल्स 10 बहुत ज़्यादा ही कंजर्वेटिव रहता है। कंजर्वेटिव होने की वजह से वो सारे प्रेस के ऊपर सेंसरशिप यानी प्रतिबंध, रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर देता है, यहाँ तक कि वहाँ की जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थी उसको भी डिसॉल्व कर देता है। और इसी सेंसरशिप, इसी डिसॉल्व करने की वजह से चार्ल्स 10 के अगेंस्ट में 28 जुलाई 1830 में पेरिस के अंदर जो रिवोल्यूशनरीज रहते हैं वो रिवॉल्ट कर जाते हैं। रिवॉल्ट कर जब ये करते हैं तो इनका साथ जो फ्रांस की मिलिट्री होती है उनका भी मिलता है और इन दोनों का जब मिल गए तो इनका ये सामना जो रॉयल आर्मी था यानी राजा के पर्सनल आर्मी थे उनके साथ भिड़ंत होने लगा, जो 28 जुलाई से 31 जुलाई 1831 तक हुआ। इस बीच में राजा ने यानी चार्ल्स 10 ने जब देखा कि कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, अब वो इस कंडीशंस को संभाल नहीं सकते हैं, तो उन्होंने जो रिवोल्यूशनरीज थे उनके सामने ये प्रपोजल रखा कि जितने भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए हैं वो सारे को वो हटा लेंगे। लेकिन उस वक्त तक जो पेरिस के लोग थे, जो रिवोल्यूशनरीज थे, उन पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। आखिर में 31 जुलाई 1830 में चार्ल्स 10 अपनी गद्दी को छोड़कर विद फैमिली फ्रांस से भाग जाता है। उसके भाग जाने के बाद दूसरा किंग बनाया जाता है जिसका नाम रहता है लुई फिलिप। लुई फिलिप राजा
बनाया जाता है, इस शर्त पर बनाया जाता है, इस कंडीशन पर भी बनाया जाता है कि वो संविधान के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशंस के अंडर में रहकर वो वर्क करेगा, वो कभी भी एब्सोल्यूट यानी निरंकुश नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि अब मोनार्की को ख़त्म करके, कंजर्वेटिव गवर्नमेंट को ख़त्म करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश्ड की गई, जैसा कंडीशन हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशंस के टाइम भी देखा था, जब 1791 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फ्रांस के अंदर इस्टेब्लिश्ड हुई थी। तो यही कंडीशंस जो है इस टाइम भी आया और लुई फिलिप जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत किंग बना कि चलो ठीक है, राजा भी रहे और कानून के हिसाब से सारा काम चलना चाहिए। लेकिन जब ये रिवॉल्यूशन हुआ तो इसका असर सिर्फ फ्रांस के अंदर नहीं रहा, आसपास के जितने भी स्टेट थे सारे जगहों पर इसका फैला। यही वजह है कि जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक ने, उसने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीचेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब कि जब फ्रांस को छींक आता है, स्नीचे जाता है, तो सारे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उसके कहने का मतलब कि फ्रांस के अंदर जो कुछ भी होता है उसका पूरा असर जो है सारे यूरोप में देखने को मिलता है। और ये चीज़ पहले भी देखा गया था। आपने देखा कि किस तरह से नेशनलिज्म फ्रांस के अंदर क्रिएट हुआ, रेस्ट यूरोप के अंदर वो फैला, और यहाँ भी ऐसा ही होने जा रहा है। जब फ्रांस के अंदर 1830 का रेवोल्यूशन होता है और उसका असर आसपास के सारे देशों में पड़ता है। यहाँ पर सारे देशों के बारे में तो नहीं, लेकिन दो देश बेल्जियम और ग्रीस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रांस के बगल में बिल्कुल पास में ही एक कंट्री होती है जिसका नाम रहता है बेल्जियम। आप जानते हैं कि हम लोगों के कोई दोस्त अगर कोई अच्छी चीज़ लेके आते हैं तो हम लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि काश वो चीज़ हमारी भी होती। जैसे मेरे पास भी मोबाइल है, आपके पास भी मोबाइल है, लेकिन कोई अच्छे फीचर्स वाला लेटेस्ट हैंडसेट लेके चला आता है हमारे पास कोई, तो हमारे दिल में भी ख्वाहिश जगती है कि वो लेटेस्ट फीचर वाला मोबाइल हमारे पास हो। तो ठीक उसी तरह बेल्जियम कि जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशन हुआ तो बेल्जियम के जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के थे, उन लोगों के अंदर भी ये ख्वाहिश हुई कि ये चीज़ जो फ्रांस के अंदर हुआ है वो उनके यहाँ भी होना चाहिए। बेल्जियम पहले ऑस्ट्रिया एम्पायर के अंदर था, लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट आया फ्रांस के अंदर तो उसने बेल्जियम और हॉलैंड दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया। हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहा जाता है। और जब वियना ट्रीटी हुई थी तो फ्रांस के अंदर जो भी फोर्स क्रिएट होते, जैसे नेशनलिज्म वगैरह, या तो उस फोर्स को रोकने के लिए आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि नीदरलैंड और बेल्जियम को मिलाकर एक स्टेट बनाया गया था जहां कंजर्वेटिव रूलर इस्टेब्लिश्ड किए गए थे और जिसको नाम दिया गया था यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। तो इसी यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के एक पार्ट बेल्जियम ने अब ये डिमांड करना शुरू किया कि अब उन्हें भी नीदरलैंड यानी हॉलैंड से अलग कर दिया जाए। वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड में नहीं रहना चाहते हैं। इसी चीज़ को लेकर 1831 में जो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेलस, वहाँ जो है रिवोल्यूशनरीज ने रिवॉल्ट कर दिया और इतना रिवॉल्ट किया कि 1831 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम अलग हो गया और बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक नेशन स्टेट के तौर पर यूरोप के नक्शे पे आया, जहां का रूलर बना लियोपोल्ड। लेकिन ये चीज़ सिर्फ बेल्जियम तक ही लिमिट नहीं रहा, बल्कि इसका असर वहाँ एक और पास में कंट्री थी जिसे हम लोग ग्रीस कहते हैं। ग्रीस जो है यूरोप का एंशिएंट सिविलाइजेशन है और ग्रीस की जो
उस टाइम में और प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि वो एशिया और यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर पर है। खास करके जो वेस्टर्न एशिया है, पश्चिमी एशिया है, वहाँ के बॉर्डर पर है। और इस टाइम में, जिस टाइम में रिवोल्यूशंस हो रहे थे, वो ओटोमान एम्पायर जो तुर्क के शासक थे, जो इस्लामी रूलर्स थे, उनका वो हिस्सा था। यानी ग्रीस के ऊपर ओटोमान एम्पायर का कब्जा था, तुर्की का उसके ऊपर कब्जा था। और ग्रीस एंशियंट टाइम में एंशियंट सिविलाइजेशंस और यूरोपियन एंशियंट सिविलाइजेशन और कल्चर्स का एक मेजर सेंटर था। इस वजह से जब ग्रीस के अंदर भी अब इस ओटोमान एम्पायर के अगेंस्ट में आवाज़ उठने लगी, यानी ग्रीस वार ऑफ लिबरेशन, यानी ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम जो है वो 1821 से ही स्टार्ट हो गया था। पहली बार ओटोमान एम्पायर के अगेंस्ट में 1821 में ही उन्होंने स्वतंत्रता का बिगुल बजा दिया था। लेकिन जो तुर्की के ओटोमान एम्पायर थे इसको संभाल लिए थे। लेकिन जब 1830 में फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशंस हुआ तो एक बार फिर से इटली के लोग जाग गए थे। एक्चुअली में ग्रीस के लोग जाग गए थे। एक्चुअली में ग्रीस के रेवोल्यूशनरीज को वैसे लोगों का सपोर्ट मिल रहा था जो एंशिएंट ग्रीस के कल्चर्स से, उसके सिविलाइजेशन से सिंपैथी रखते थे, उनसे सहानुभूति रखते थे। उन लोगों का जो है इन्हें सपोर्ट मिलता था। खास करके वैसे ग्रीशियन रेवोल्यूशनरीज को जो ग्रीस से निकल गए थे, उन लोगों को उनका सपोर्ट, उनका हेल्प मिलता था। और वो लोगों की ये कोशिश थी कि जो ग्रीस हेलियनाइजेशन से, ग्रीस कल्चर्स है, उसको जो है रीस्टोर किया जाए। एक्चुअली में ग्रीस को जो है वो कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन कहा जाता है। कार्डल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता का पलना कहा जाता है। पलना का मतलब कि एक ऐसा सिविलाइजेशन, एक ऐसा चीज़ जिसमें बच्चा रहता है, ऐसा पलना आप लोगों ने देखा होगा, चौकोर गोल साइड में रहता है जिस पर बच्चे को झुलाया जाता है। तो उसके कहने का अर्थ है कि देखते हैं किस तरह बच्चे जो है पलने में खेल कूद कर जो है वो बड़े होते हैं। ठीक उसी तरह उस पलने की तरह जो है लोग, यूरोपियन लोग इस ग्रीस सिविलाइजेशंस को मानते थे कि जिस सिविलाइजेशंस के अंदर पल कर ही, खेल कूद कर ही जो है दूसरे यूरोपियन सिविलाइजेशंस वो क्रिएट हुए थे। तो इसलिए लोग उसे जो है एक इज़्ज़त की नज़र से, आदर की नज़र से देखा करते थे और ये चाहते थे कि ग्रीस भी जो है एक फ्री कंट्री बने और जो इस्लामी स्टेट है ओटोमान एम्पायर उससे फ्री हो जाए। इसी के लिए ब्रिटेन के एक पोएट थे, इंग्लिश पोएट थे, लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने बजाबता ग्रीस के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ऑपरेट करने के लिए फंड भी इकट्ठा करना यूरोप में शुरू किया। और इकट्ठा करना ही शुरू नहीं किया बल्कि खुद भी ग्रीस के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में वो लड़ने गए। अनफॉर्चुनेटली 1824 में बुखार की वजह से उनका ग्रीस में ही डेथ हो गया। लेकिन जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशंस हुआ तो ये स्प्रिट और भी ज़्यादा तेज़ी से फैला और ग्रीस के अंदर भी रिवॉल्ट होने लगे और आखिर में फरवरी 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के ज़रिए ग्रीस इंडिपेंडेंट कंट्री बना। यानी उसके ऊपर से ओटोमान एम्पायर का क्या कहते हैं जो कब्ज़ा था वो हट गया और ग्रीस 1832 में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी फ्रांस के अंदर होता है उसका असर सारे यूरोपियन कंट्री के ऊपर पड़ता है।
अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग, द रोमांटिक इमेजिनेशंस एंड नेशनल फीलिंग। और अगर इन सब जो हम लोगों ने पढ़ा इसमें अगर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ हैं या कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे अपने डाउट्स क्लियर भी कर सकते हैं। थैंक यू।